ये आकाशवाणी है। वार्ताओं के अखिल भारतीय कार्यक्रम में लीजिए सुनिए बचाओ जल संवारो कल विषय पर जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार के निदेशक श्री अमित शुक्ला से भेंट वार्ता। आपसे भेंट कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री दिनेश कांडपाल। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहे हैं। ये विषय कितना महत्वपूर्ण है आप इस बात से समझ सकते हैं कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। इनमें से एक प्रमुख तत्व है जल। ये जल पृथ्वी के 70% हिस्से में है और आश्चर्य की बात है कि इसमें से जो पीने का पानी है वो महज 2 से 3%, और उसमें भी कहूँ कि इस्तेमाल करने लायक पानी, पीने का पानी तो अभी और कम है। प्रकृति के इस गणित को देखते हुए इस वक्त पूरी दुनिया एक चिंता से ग्रसित है, वो है जल संकट। इस वक्त मॉनसून के बादल आसमान में छाए हुए हैं, बरसने शुरू हो गए हैं। तब जबकि हमारे सामने पानी का अथाह भंडार है, हमारे मन में ये चिंता पैदा हो रही है कि क्या ये भंडार बना रहेगा, क्या पानी इसी तरह से लबालब रहेगा, या फिर जो पानी का संकट है वो और गहराता चला जाएगा। इस संकट से निजात पाने के लिए क्या उपाय हो रहे हैं। साल में कई महीने ऐसे होते हैं जब घरों में पानी नहीं आता। भारत के बड़े बड़े इलाकों में सूखा पड़ जाता है, खेत सूख जाते हैं। आखिर ये स्थिति क्यों है? इस स्थिति से पार कैसे पाया जाएगा और कैसे आम इंसान तक पानी उपलब्ध हो पाएगा? इन सभी विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं श्री अमित शुक्ला जी। आप निदेशक हैं पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। अमित शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। धन्यवाद। शुक्ला जी, आपका मंत्रालय इन सारी बातों को लेकर किस मिशन की ओर चल रहा है? क्या आपका लक्ष्य है? क्या आप लोग कर रहे हैं? धन्यवाद कांडपाल जी। सबसे पहले मैं जितने श्रोता हैं उनका पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से स्वागत करता हूं। सर्वप्रथम मैं ये बताना चाहूँगा कि जो पेयजल एवं स्वच्छता विभाग है वो एक बहुत महत्वपूर्ण योजना का इस समय क्रियान्वयन कर रहा है। इसका नाम है जल जीवन मिशन, और इससे अवश्य सभी लोग जो है इस पे जानकारी रखते होंगे। इसके अंतर्गत वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण घर में हमें पेयजल उपलब्ध कराना है, और ये पेयजल जो है एक मानक के अनुसार होगा, जिसको हम कहते हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड 10,500। मतलब जो हमारी प्रदूषण करने वाली वस्तुएं होती हैं उससे हट करके होगा, स्वच्छ जल होगा, और इसको 55 लीटर पर व्यक्ति प्रतिदिन के औसत से हर ग्रामीण घर में इसको उपलब्ध कराएंगे। इस पे बहुत तेजी से कार्य चल रहा है, और जब ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2019 को इसका आह्वान किया था, तब मात्र 3.5 करोड़ हमारे ग्रामीण घर थे जिनमें ये व्यवस्था थी नल से जल की। और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है बताते हुए कि हम ये 50% ग्रामीण घरों को हम ये उपलब्ध करा रहे हैं, और 2024 तक हम लगभग 19 करोड़ ग्रामीण घरों को हम ये उपलब्ध करा पाएंगे। इसको हम एक जन आंदोलन के अंतर्गत कर रहे हैं, और इसमें जल संचयन भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इस जन आंदोलन के हमारे जो सबसे अग्रणी प्रहरी हैं वो हैं पेयजल एवं स्वच्छता कमेटी, जिनको हम विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमेटी कहते हैं। उनके मार्गदर्शन द्वारा हम लोग विलेज एक्शन प्लान बना रहे हैं, जिसके अंतर्गत जो है ये जल संचयन और स्थायी जल स्रोत को चिन्हित करना, गंदले जल का प्रबंधन, ये सब बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं जिन पे ये विलेज एक्शन प्लान बनाया जा रहा है। और लगभग करीब 2.5 लाख ग्राम पंचायत हैं और करीब 6 लाख से ऊपर हमारे ये विलेजेस हैं जिन पे ये कार्रवाई चल रही है। और हर जगह जो है हम भूजल से हम व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। इसी सवाल पे मैं आने वाला था कि एक इतना बड़ा मिशन लेके आप चल रहे हैं जी। ये पानी आप लाएंगे कहाँ से? और उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप जरा इस बात पर प्रकाश डालें कि उपलब्ध कितना है पीने का पानी। जी, अगर हम अभी के मानकों के हिसाब से देखते हैं तो लगभग करीब 1400 क्यूबिक मीटर प्रति व्यक्ति हमारे पास जल की उपलब्धि है। ये जल जो है समस्त कार्यों के लिए इंगित है, जैसे कि कृषि है, पेयजल है, इंडस्ट्रियल यूज है, सबको मिला करके ये है, जिसका एक छोटा अंश जो है 5% शायद ये पेयजल के लिए इस्तेमाल करना है। अगर ये 1000 क्यूबिक मीटर से नीचे चला जाता है अगर, तो हम वाटर स्ट्रेस्ड कहेंगे।
अपने आप को वाटर स्केर्स हो जाएंगे। अभी हम वाटर स्ट्रेस्ड स्थिति में हैं, और अगर हम अच्छी तरह जल संचयन करते हैं और जो हमारे पास वर्षा जल है उसका हम अच्छी तरह इस्तेमाल करते हैं, तो शायद ये हम अपनी स्थिति को और बेहतर बना सकते हैं। हम आए दिन ऐसी तस्वीरें देखते हैं। अभी तो मानसून आ गया, लेकिन हमने महाराष्ट्र के कई इलाके हैं, इसके अलावा भारत के कई ऐसे प्रदेश हैं जहां हम ऐसी तस्वीरें देखते हैं कि पीने के पानी के लिए आज भी कई किलोमीटर महिलाएं जाती हैं, गहरे गहरे कुओं से पानी निकालती हैं। मैं चाहता हूँ आप थोड़ा उस स्थिति पे प्रकाश डालें, और इस स्थिति से आपको सही स्थिति तक लाने का आपका मैकेनिज्म, आपका फॉर्मेट क्या है? जी, जल जीवन मिशन के अंतर्गत सिर्फ भूजल पे निर्धारित ये वाटर सप्लाई सिस्टम नहीं होंगे। इसके अंतर्गत हम दूर से भी, जिसको बल्क वाटर ट्रांसफ़र कहते हैं, जो बड़े बड़े बांध हैं वहाँ से भी हम जल की व्यवस्था करवा रहे हैं। कुछ राज्यों में तो ये 50% से ज़्यादा जो वाटर सप्लाई सिस्टम है ये बल्क वाटर ट्रांसफ़र पे आधारित है। और अगर कहीं पे अच्छे जल के स्रोत हैं उनका हम और रेट्रोफिटिंग करके उनको हम और सुदृढ़ बना रहे हैं। जो अगर नदी का पानी अच्छे मात्रा में उपलब्ध है पास में तो उसका हम इस्तेमाल करें। जो भूजल अगर उपलब्ध है तो उसका अच्छी तरह इस्तेमाल करें। अगर दूर से लाना पड़े, मान लीजिए अगर आपके पास भूजल उपलब्ध है लेकिन उसमें ये कंटामिनेंट्स हैं, पीने योग्य नहीं है, आर्सेनिक है, फ्लोराइड है, ये सब है, तो उस जगह पे हम लोग कम्युनिटी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की सुविधा भी दे रहे हैं, जिससे 8 से 10 लीटर पर कैपिटा पर डे आदमी को वहाँ पे प्रत्येक ग्रामीण घर को मिल पाए। ये सब स्थिति को देखते हुए करीब 50% जो टैप वाटर कनेक्शन है, हमारे यहाँ इसकी टर्मिनोलॉजी जो है वो उसको कहते हैं फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन, तो लगभग करीब 50% टैप कनेक्शन उन्होंने ये बल्क वाटर ट्रांसफ़र, जो दूर से जो जल लाने की जो व्यवस्था है, जो शायद आप शहरों में देखते हैं कि गंगा जी से लाया जा रहा है या दूर से लाया जा रहा है, तो ग्रामीण घरों में भी इसकी आवश्यकता है। तो इसका भी जो है व्यवस्था इस जल जीवन मिशन में है। इस समय हम पूरा का पूरा भूजल का ऊपर निर्धारित करके हम अपने ग्रामीण इलाकों को हम जल नहीं दे सकते हैं, तो अभी भी हमारी एक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। इसको हमें प्रयास करते जाना है सभी के माध्यम से। तो एक जन आंदोलन अगर तैयार होता है तो इसको हम आगे ले जा सकते हैं। एक रिपोर्ट का मैं जिक्र करना चाहूँगा, और ये रिपोर्ट आपके मंत्रालय की वेबसाइट पर भी है, कि जो पानी का संकट है उसमें भारत की स्थिति बहुत ख़राब है। और एक इंडिपेंडेंट रिपोर्ट तो ये भी कहती है कि जो 122 देशों की लिस्ट बनी है जहाँ जल संकट है, उनमें हम 120वें नंबर पे हैं। ये और ख़तरनाक स्थिति बन रही है आने वाले सालों में। जल प्रबंधन सूचकांक जो है उसके मुताबिक हमारे देश के 21 शहर ज़ीरो ग्राउंड वाटर लेवल पे पहुँच जाएंगे। और मैं इन शहरों का नाम लेना चाहूँगा, जिनमें से बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली और हैदराबाद, ये ऐसे शहर हैं अगर यहाँ ग्राउंड वाटर लेवल 0 पे पहुँच गया तो 10 करोड़ लोगों की ज़िंदगी प्रभावित होगी। ये कितना बड़ा चैलेंज है आपके लिए, और जिस स्पीड से चैलेंज खड़ा हो रहा है, इस स्पीड से आप इसके निदान की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले सबको ये समझने की आवश्यकता है कि अगर आप असीमित जल अगर भूगर्भ से निकालेंगे, इससे तो अवश्य जो है समस्या तैयार होगी। हमारे देश में जो वर्षा का जल है वो कोई कम नहीं है। शायद हम लोग को बहुत अच्छी मात्रा में वर्षा का जल मिलता है जिसके संचयन की आवश्यकता है। इसके अंतर्गत जितना भी हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, जितना भी हम वर्षा जल को हम भूगर्भ में हम ला करके उसको जमीन के नीचे हम ला करके हम रिचार्ज कर सकते हैं, उतना ही हमारा जो ग्राउंड वाटर लेवल आपने कहा, जो भूगर्भ का जो जल स्तर है ये और बढ़ेगा। सिर्फ रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं है वर्षा जल का। जब भी हमें कोई मान लीजिए ग्रामीण इलाके में या शहर के आसपास अगर हमें कोई धन उपलब्ध है जिससे कि हम कोई चेक डैम बना सकते हैं, तो हमें चेक डैम अवश्य बनाना चाहिए। हम कई कार्य ऐसे कर सकते हैं कि जो ये बारिश का जल है इसको हम रोक सकें, और एक बार रुक जाएगा तो ये धीमे धीमे रिस करके नीचे चला जाएगा। हम क्या क्या हम कार्य कर सकते हैं कुछ अपने श्रोताओं को बताना चाहूँगा। गली प्लग्स हम बना सकते हैं, रिचार्ज पिट कर सकते हैं, कंटूर ट्रेंच कर सकते हैं, ये चेक डैम नाला बंद कर सकते हैं, परकोलेशन तालाब कर सकते हैं, परकोलेशन टैंक, और ये सब तो दक्षिण भारत में सभी लोग अभिज्ञ उससे। इंजेक्शन वेल हैं, रेत के टीलों और तटीय रेगिस्तान में उसमें रिचार्ज हम करवा सकते हैं। फ्लैश रन ऑफ को बनाए रखने के लिए तटबंध कर सकते हैं, और जो गंदला जल है उसको भी अगर हम सोखते गड्ढे में हम ले जाएं तो कम से कम जमीन के नीचे तो वो जाएगा, जमीन के नीचे जाएगा ही जाएगा। तो ये हम सभी के जो प्रयासों से ये जो समस्या है इससे हम निदान पा सकते हैं। हमारे पास वर्षा का जल उपलब्ध है अच्छी मात्रा में। एक मॉडल है राजस्थान में बड़ा अच्छा, वहाँ आजकल बरसात के दिनों में
4 कुंड घर के बाहर बने होते हैं, उनमें से एक कुंड का इस्तेमाल वो पीने के लिए करते हैं, फिर दूसरा उसी से कनेक्टेड होता है, वो जानवरों के लिए इस्तेमाल हो जाता है। तीसरा कुंड जो नहाने का पानी है उसे भी वो लोग नहीं फेंकते हैं, उसे भी एक तरह से रिसाइकिल करने की कोशिश करते हैं। एक झाड़ू पोछा, ये जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि जब अभी आप बता रहे थे कि अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, पानी की उपलब्धता, तो शुक्ला जी क्या आपका मंत्रालय इस दिशा में भी काम कर रहा है कि जो नेचुरल तरीके हैं पानी को बचाए रखने के, जिनमें एक मैंने तो एक मॉडल का जिक्र किया, इसके अलावा तालाब हैं, जोहड़ हैं, पहाड़ी इलाकों में उत्तराखंड में खाल होते हैं, नौले होते हैं, क्या इस तरफ भी आप लोग तवज्जो दे रहे हैं? मैंने आपको बताया था एक विलेज एक्शन प्लान के बारे में। ये जो विलेज एक्शन प्लान बनेगा पेयजल स्रोतों के लिए, उसमें इस पे खास ध्यान देना है कि जो भी हमारा जल स्रोत बने वो सस्टेनेबल हो, मतलब कई दिनों तक चल सके। तो उसके लिए भी पर्याप्त मात्रा में धनराशि उपलब्ध कराई गई है। एक स्कीम कहते हैं 15 फाइनेंस कमीशन जो है हमारी, उसके अंतर्गत 60% धनराशि वो प्रत्येक ग्राम जो है पेयजल एवं स्वच्छता के ऊपर खर्च कर सकता है। मनरेगा में धनराशि उपलब्ध है। तो कई और संसाधनों से अगर ये एक्शन प्लान बनाया जाए और ग्रामीण स्तर पे इसका कार्य हो, तो इसमें आपने जो माध्यम बोले, मॉडल बोले, जो मंत्रालय है उसकी तरफ से बार बार हम लोग सभी राज्य जो है उनको हम लोग रिक्वेस्ट भेजते रहते हैं कि आप कृपया ये जो आपने जो मॉडल बनाए इनको आप प्राथमिकता दें, क्योंकि ये सब चीज़ें कई वर्षों से चलती चली आ रही हैं और जो हमारा जो जन समूह है वो जानता है कि किस तरह हम इन पे कार्य कर सकते हैं। जैसे आपने राजस्थान का जिक्र किया, उसके अलावा मध्य प्रदेश में भी कुछ ऐसे ही कार्य हो रहा है, छत्तीसगढ़ में भी ऐसे ही कार्य हो रहा है, उड़ीसा में भी जैसे उन लोगों ने भी ऐसे ही, जो आप बता रहे हैं कि एक जगह का पानी जो है वो पूरा का पूरा नाली में ना बह जाए, उसका एक इस्तेमाल करने के बाद एक दूसरी श्रेणी उसके लिए इस्तेमाल करे, कनेक्शन करे। इसको हम लोग कहते हैं सर्कुलर इकोनॉमी भी कहते हैं, चक्रवर्ती अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। जल के लिए खासकर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 3 R होते हैं, रिड्यूस, रीयूज एंड रिचार्ज, और इस पे आधारित होकर के ही सारी प्लानिंग हम लोग को जितना भी आगे चलना है उस पर प्लानिंग करनी है हमें। एक रिपोर्ट ये भी कहती है कि भारत में शहरों में जो गरीब इलाकों में रहने वाले लोग हैं 9.70 करोड़ लोग, यानी कि 9 करोड़ 70 लाख लोग ऐसे हैं, केवल शहरों में भी बात कर रहा हूँ मैं, जिन्हें पीने का पानी भी नहीं मिल पाता। और वहीं ग्रामीण इलाकों में आज भी 70% लोग प्रदूषित पानी पीने को मजबूर हैं और 33 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अत्यंत सूखाग्रसित जगहों पर रहने के लिए मजबूर हैं। इससे जो हमारे जीडीपी है देश की, उसको भी 6% तक का नुकसान हो रहा है। मेरा सवाल आपसे ये है कि इतने बड़े जो आंकड़े हैं, इतने बड़े पैमाने पर आंकड़े हैं, आप क्या इस बात की उम्मीद करते हैं कि लोगों की भागीदारी किस तरह की हो? देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया था कि करीब 19 करोड़ ग्रामीण घरों को इसमें नल से जल करने की व्यवस्था का प्लान है। और जो सबसे बड़ा जो इसमें जो महत्वपूर्ण कदम है कि कोई भी पीछे नहीं छूटेगा, इसी विचारधारा के अंतर्गत कार्य चल रहा है। और मैंने आपको पहले बताया था कि करीब 50% ग्रामीण घरों में अभी ये व्यवस्था कराई जा चुकी है और 2024 तक संपूर्ण ग्रामीण घरों में ये व्यवस्था कर दी जाएगी। इसमें काफ़ी मात्रा में धनराशि उपलब्ध कराई गई है, 3,60,000 करोड़ पूरे देश में केंद्र और राज्यों ने मिल करके इसके लिए आवंटन किया है। और उसके साथ साथ इसमें कई इंजीनियरिंग चैलेंज भी हैं। इतना आसान नहीं है कि एकदम से आप सभी लोगों को नल से जल दे देंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कहीं दूर से आपको बांध से पानी लाना है, कहीं भूगर्भ से निकालना है आपको, कहीं पे सोलर सिस्टम लगाना है आपको, कहीं पे पानी की क्वालिटी की प्रॉब्लम है तो आपको कम्युनिटी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना है। तो ये तो पहले सभी की जानकारी में कि हमारी माताएं और बहनें कितने दूर दूर से पानी लाती थी, टैंकर सिस्टम था, और वो अभी भी दिख जाती है सर उसकी तस्वीर। देखिए वो चीज़ उसको धीमे धीमे हम लोग जो कम है करने की कोशिश, हाँ, उसको कोशिश कर रहे हैं कि देखिए कई जगह से जहाँ से दूर से लाना है तो उसमें स्कीम को इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा टाइम लगता है, 18 महीनों में शायद वो स्कीम कंप्लीट होती है, लेकिन बीच में कोई ना समस्या हो पाए तो इसके लिए भी व्यवस्था की जा रही है। और ये अगर 2024 तक जब हम कर लेंगे तो स्वास्थ्य सुधार में इसका एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान होगा, और जो महिलाओं और माताओं और बहनों का जो समय की जो बचत होगी वो बहुत बड़ी मात्रा में होगी, और उससे भी जीडीपी पे आप एक बहुत बड़ा एक असर देखेंगे। एक और समस्या जो सबसे ज़्यादा फेस की जाती है, ख़ासतौर पे मानसून की बात करते हैं, इस वक्त मानसून चल रहा है, इस वक्त पीने के पानी का बड़ा चैलेंज खड़ा हो जाता है कि जो पीने का पानी आता है वो साफ़ नहीं आता है,
या उसे आप समझ रहे हैं कि पाइपलाइन यहाँ से गुजर रही है, वहीं पानी भरा हुआ है, तो ये सब चीज़ें कैसे आप ठीक करेंगे? जी, इसके लिए हम लोग बार बार आग्रह करते हैं राज्यों को कि मानसून से पहले आपकी जो वाटर सप्लाई सिस्टम है उसमें आप सभी लोगों के साथ एक जल सर्वेक्षण होता है, सैनिटरी सर्वे होता है, कि जो सभी गांव वाले हैं, जो पेयजल और स्वच्छता कमेटी है VWSC, वो सब मिल करके जाएं, एक सैनिटरी सर्वे करें कि जहाँ से हम पानी ले रहे हैं क्या वो गंदा तो नहीं है, क्या आसपास कोई गोबर का ढेर तो नहीं है, कोई कूड़ा तो नहीं है, उसको साफ कर लें। उसके अलावा जो अगर टूटे फूटे कोई पाइपलाइन है उसको रिपेयर करें। इस पे हमने अभी जारी किया है इंस्ट्रक्शन सभी राज्यों को। उसके अलावा जो रास्ते, अगर मान लीजिए कोई रास्ता गंदा हो रहा है जहाँ पे वाटर सप्लाई सिस्टम के रिपेयर के लिए जाना है, उसको भी ठीक करें और क्लोरिनेशन ज़रूर करें। अगर मान लीजिए कोई बैक्टीरिया भी आ जाता है तो उसको हम मार सकते हैं और पानी को दोबारा स्वच्छ कर सकते हैं। तो वाटर क्वालिटी टेस्टिंग भी एक जल जीवन मिशन के अंतर्गत एक बहुत बड़ा जो एक बदलाव आया है कि हमारे प्रत्येक गांव में 5 महिलाओं को इसके साथ जोड़ा गया, उनको ट्रेनिंग दी गई है, उनको एक फील्ड टेस्ट किट दिया गया है। ये उस स्कीम में जहां आप नल से जल पहुंचा रहे हैं, ये हर एक गांव में चालू करना है स्कीम। अगर मान लीजिए आपकी जो लैब है वो आपके जिले स्तर पे है या आपके ब्लॉक स्तर में है, तो शायद कुछ समय लगता था कि वहाँ से, और पहले लैब इतनी मात्रा में थी भी नहीं। अभी आज करीब 2000 लेबोरेटरीज़ हैं, वाटर क्वालिटी टेस्टिंग लेबोरेटरीज़ हैं पूरे देश में। उनमें भी पहुंचाने में कुछ अगर समय लगता है तो सबसे पहले ये हमारा जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हम कहेंगे, जो महिलाएं हैं, इनको हमने फील्ड टेस्ट किट दे रखा है। वहाँ की जो समस्याएं हैं उनके ऊपर ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे मान लीजिए नाइट्रेट की समस्या है, फ्लोराइड की है या आर्सेनिक की है, तो ये बीच बीच में ये टेस्ट करती रहती हैं और मोबाइल के माध्यम से अपलोड भी करती रहती हैं। तो मान लीजिए इनको दिखता है कि कहीं पे ये आसपास आ गया खतरे के मार्ग पे, तो उसको हम लोग तुरंत पे लेबोरेटरी से टेस्ट कराते हैं और फिर उस सोर्स को हम बंद कर देते हैं या दूसरा सोर्स से जो है हम टैपिंग करवाते हैं। अब जो जन आंदोलन की बात है वो सिर्फ जल ग्रहण करने की बात नहीं है, जल संचयन की नहीं है, क्वालिटी टेस्टिंग में भी जन आंदोलन है। एक और बड़ी महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन है, जब आप किसी गांव में या किसी एरिया में पानी के नल लगा देते हैं, घर घर तक पहुंचा देते हैं, तो उस इलाके का जो एक प्राकृतिक स्रोत होता है पानी का, यानी कि आपके नल लगाने से पहले वो जहाँ से पानी का इंतज़ाम अपने लिए कर रहे थे, वो बड़ा इग्नोर हो जाता है। उसकी रख रखाव या उसकी दशा जो होती है वो ख़राब हो जाती है। अब होता क्या है कि किसी दिन अगर टंकी की मोटर फूक गई तो 4 दिन तक पानी नहीं आता है, और वो लोग जो पहले पानी भरते थे, जहाँ से भी जो भी स्रोत उपलब्ध था, वो भी ख़त्म हो जाता है। तो क्या आपके जानकारी में ये चीज़ें, ये परेशानियाँ, ये चैलेंजेस हैं, और हैं तो फिर क्या इसका कोई आपके पास समाधान है? देखिए, ग्रामीण स्तर पे जो विलेज एक्शन प्लान बनेगा उसमें हम लोगों ने बार बार जोर दिया है कि इसमें वाटर सिक्योरिटी प्लानिंग भी की जाए। आपके कितने जल के स्रोत हैं उन सभी को आपको बचा के रखना है। ये नहीं कि आपका अभी का स्रोत है तो उस पर आप पूरा का पूरा निर्भर हो गए और बाकी को भूल गए। तो उसमें ये जितने भी स्रोत हैं उसको मैप करना, उसका रख रखाव करना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण, मैंने आपको बोला 15 फाइनेंस कमीशन के बारे में भी, उसका एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि जो जितने जो जल के स्रोत हैं हर एक गांव में उसको बचा के रखना, उसका रख रखाव करना। फिर कई धनराशियां ऐसी हैं जिनका जो सबसे पहला जो मूल उद्देश्य है उसमें लिखा हुआ है प्रोग्राम्स का, स्कीम्स का, मनरेगा में भी, कि ये आपको जितने पारंपरिक आपके जल के स्रोत हैं उन सबको आपको सही अवस्था में रखना है, उसका रख रखाव करते रहना है, उसको साफ रखना है। और ये अगर करते भी हैं तो बाढ़ भी कम आती, गंदगी भी पैदा होती है। तो ये ओवरऑल वाटर सिक्योरिटी प्लानिंग के साथ साथ जो वहाँ का जो साइट डेवलपमेंट, मतलब कि देखने में भी एक मनोरम दृश्य लगे कि ये गांव बहुत साफ सुथरा है, तो उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है। जो पुराने जो जितने हमारे सोर्स हैं उन पे हम नज़र रखें और उनका बचाव करें, और उन पे कोई इंक्रोचमेंट ना हो, उनमें पानी का जाने का रास्ता बिल्कुल साफ हो, और उसका गहरीकरण अगर आवश्यक है तो वो भी करते रहें, साफ सफाई उसकी, साफ सफाई भी। क्योंकि आप ग्रामीण इलाकों की बात कर रहे हैं, तो ग्रामीण इलाकों में हमने अक्सर ये देखा है कि बहुत सारी ग्राम पंचायतें हैं, बहुत सारे NGO हैं, ये भी अपने लेवल पे कुछ ना कुछ एक्टिविटी पानी को लेके बहुत तेज़ी से कर रही हैं, और ये सुनना और देखना बहुत अच्छा लगता है कि लोग अवेयर भी हो रहे हैं और प्रोएक्टिव भी हो रहे हैं। इनको अपने साथ इन्वॉल्व करने के लिए आपके पास क्या मैकेनिज्म है? देखिए, जो पेयजल एवं स्वच्छता कमेटी है
उसमें जो ज़मीनी स्तर के जो जूनियर इंजीनियर हैं, जो हमारा जो राज्य स्तर में जो डिपार्टमेंट है उसको कहते हैं रूरल वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, तो उनके जो जूनियर इंजीनियर हैं वो निरंतर संपर्क में रहते हैं। और उसके साथ साथ एक व्यवस्था भी है, इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसी। उसका काम होता है कि जो भी स्व सहायक दल हैं, एसएचजी हैं और जो इनका सब कार्य है उनके साथ भी संपर्क में रहें और उनके अंदर परिवर्तन भी ला सकें। देखिए, ऐसा नहीं होता है कि शुरुआत से ही जो है आपकी जो गांव की कमेटी है वो पूरा एक दिशा में चल रही है कि हमें इस तरह कार्य करना है। उनको समझाना पड़ता है धीमे धीमे कि ये जो वाटर सप्लाई है ये आपको चलाना पड़ेगा, इसका बिजली का बिल आएगा, इसका ये मरम्मत करनी होगी, इसका पूरे जिम्मेदारी आपको उठाना होगा। तो ये धीमे धीमे उनका एक जो व्यवहार परिवर्तन होता है उसको लाना पड़ता है। तो इसके लिए हमें निरंतर उनके संपर्क में रहना पड़ता है। और हमारे यहाँ से जल जीवन मिशन से भी हम लोग ग्रामीण इलाकों में जा करके हम लोग सर्वेक्षण करते हैं, देखते हैं कि क्या व्यवस्था है और राज्य सरकार के प्रतिनिधियों को भी बताते हैं, ग्रामीण स्तर पे भी सुनते हैं कि क्या होना चाहिए, किस तरह और कार्य होना चाहिए, उनको भी समझाते हैं, बुझाते हैं, उनसे भी सीखते हैं। तो ये जो हमारी विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमेटी ये धुरी है, उसी पे पूरा प्रोग्राम चल रहा है। तो उसको हम जा करके हम सपोर्ट करते हैं, राज्य से भी जाते हैं और कई संस्थाएं बना रखी हैं, हमारे सेक्टर पार्टनर्स हैं, कई ऐसे एनजीओ हैं, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है जो काम कर रहे हैं, उनका भी हम सहयोग ले रहे हैं। इनके साथ पहले संपर्क में रहे हैं तो इनके साथ बहुत अच्छी जानकारी, तो उनके माध्यम से भी हम जा करके इनकी नियमित रूप से मीटिंग करवाना, इनको समझाना बुझाना और इनकी समस्याएं सुनना, ये सब पूरा कार्यक्रम तेजी से। आपको क्या लगता है इस पूरे मिशन में सबसे बड़े चैलेंजेस क्या हैं? सबसे पहला चैलेंज जो है वो तो सोर्स सस्टेनेबिलिटी है। जो स्रोत है वो टिकाऊ है कि नहीं है। 80% जो हैं हमारे जो स्रोत हैं वो भूजल के ऊपर निर्भर हैं, तो उसको ठीक रखने के लिए साथ साथ हमें भूजल रिचार्ज और भूजल संरक्षण की जितनी भी पद्धतियां हैं उस पर भी निरंतर ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा, हमारे जो कमिटियां हैं, ग्रामीण कमेटी, उनको हम और कितना हम उनको ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में सम्मिलित कर पाएं, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तीसरा है हमारा जो कई तरह के सिस्टम बन रहे हैं, तो कैपेसिटी बिल्डिंग करना है। कैपेसिटी बिल्डिंग सिर्फ जो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, रूरल वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट है, उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग करना है। क्योंकि अभी तक वो जो हैंड पंप से आधारित पूरा सिस्टम चल रहा था ग्रामीण इलाकों में, अब ये पाइप वाटर सप्लाई सिस्टम, पाइप वाटर सप्लाई आपका जो है, इसको चलाने के लिए कई चीज़ों पर ध्यान रखना पड़ता है, इसकी रेगुलर मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, मेंटेनेंस है। एक वेस्टेज का भी एक प्रश्न आ रहा है कि क्या लोग नल खुला रख दे रहे हैं और पानी जो है क्या बह जा रहा है, उससे गंदला जल भी होता है। और गांव में तो अगर नाली नहीं होगी तो उससे रास्ते में भी चलने में भी मुश्किल हो जाएगी। तो ये भी एक चैलेंज है कि किस तरह गंदले जल को, जो जल जो बाहर आ रहा है उस गंदले, जो ग्रे वाटर कहते हैं, उस ग्रे वाटर का प्रबंधन भी, ये भी एक चैलेंज है। एक और इकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ऐसी चीज़ है जिससे कई समस्याएं खड़ी हो गई हैं, वो है ग्लोबल वार्मिंग। तो जो ओवरऑल हमारे पास जितना पानी उपलब्ध है, क्या वाकई ग्लोबल वार्मिंग से वो सूखता जा रहा है, वो चैलेंज आपका बढ़ता जा रहा है? और अगर बढ़ रहा है तो फिर आपके पास कोई टेक्नोलॉजिकल टूल है कि आप अपने पानी को बचा कर रख सकते हैं? एटलीस्ट आपके पास जितना पानी है, जितना स्टोर है या जितना आपके पाइप के अंदर है, वो अभी आप वेस्टेज की बात कर रहे थे, इसमें टेक्नोलॉजी की कितनी मदद ले रहे हैं आप? क्योंकि ये सरकार टेक्नोलॉजी और ट्रांसफॉर्मेशन को लेके हमेशा सजग रहती है। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग का तो असर कहीं ना कहीं अवश्य पड़ रहा है, लेकिन उससे कैसे हम उबर पाएँ, इसमें टेक्नोलॉजी जो है हमारी काफ़ी मदद कर रही है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम अभी 100 गांव में ये एक पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है कि प्रतिदिन कितना जल जो है सप्लाई हो रहा है, कोई क्लोरीनेशन की समस्या तो नहीं है, जो क्वालिटी है वो ठीक से चल रहा है कि नहीं। तो दूर बैठे हुए, इसको आईओटी टेक्नोलॉजी कहते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, उसके माध्यम से हम लोग रिमोट से देख सकते हैं कि ये गांव की जो वाटर सप्लाई है ये ठीक से चल रही है कि नहीं चल रही। दूसरा, आपने बताया कि जैसे वेस्टेज हम कम कर सकते हैं, कि अगर मान लीजिए ग्लोबल वार्मिंग से अगर कोई कम पड़ रहा है पानी कहीं पे, तो हम जितना मात्रा में जो जल आ रहा है उसको हम कर सकते हैं। नई नई पाइपलाइन में वाल्व सिस्टम अभी जैसे कई राज्यों ने बनाया है, तो उससे रेगुलेटेड सप्लाई होती है। कहीं पे ऐसा भी अगर होता है कि मान लीजिए नल खुला रह जाए तो वो भी कंट्रोल में आ जाता है। तो कई नई वाटर स्टोरेज टेक्निक्स हैं। फिर दूसरा, आपका सोलर की जैसे पद्धति बहुत अब जानी पहचानी हो चुकी है कि पूरी पाइपलाइन यहाँ से ले जा करके वहाँ तक बिछाने से अच्छा है कि वहीं पे एक सोलर सप्लाई सिस्टम डेडिकेटेड हम बना दें। और सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी की सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों तक पहुँच भी पा रहे हैं और उनको हम बता भी रहे हैं
कि जल जो है वो एक कम मात्रा में है, इसको आप बचा के रखिए, ये आपका ही संसाधन है, आपका भविष्य है। जो आंकड़े भी हम बता रहे थे और आप भी एक टारगेट 2024 का लेके चल रहे हैं, क्या उम्मीद करनी चाहिए कि इन 18 से 20 महीनों में आप इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे? जी, अभी 6 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जो हर घर जल हो गए हैं। इसमें जब कार्य पूरा हो जाता है तो इस कार्य पूरा होने पे जो गांव है वो सब लोग बैठते हैं और निश्चय लेते हैं कि अब से ये वाटर सप्लाई सिस्टम हम ही लोग इसका हम ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस करेंगे। तो इसको कहते हैं हर घर जल गांव। और हर घर जल गांव से हर घर जल जिला बनता है और हर घर जल जिला से हर घर जल राज्य। तो अभी तक 6 हमारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हर घर जल हो गए हैं। इनका मैं नाम लेना चाहूँगा: पुडुचेरी, तेलंगाना, हरियाणा, अंडमान निकोबार आइलैंड, गोवा, दादरा एंड नगर हवेली। इसमें हरियाणा अभी हुआ है और कई राज्य ऐसे हैं जो कि 80%, 90% तक पहुंच चुके हैं और बाकी राज्यों में भी बहुत तेज़ी से कार्य हो रहा है। तो हम लोग आशान्वित हैं कि ये जो है ये कार्य पूरा 2024 के अंतर्गत हो जाएगा और सभी राज्यों ने आश्वासन दिया है और जितने परिमाण में धनराशि या टेक्निकल असिस्टेंस चाहिए ये केंद्र सरकार दे रही है राज्यों को। और एक बार जब ये धनराशि आती है तो उसके बाद एक नई ऊर्जा जागृत होती है ग्रामीण इलाके में कि अब ये पैसा आ गया है, अब इसको हमें ठीक से इसका उपयोग करना है, पानी बचा के भी रखना पानी है। बचा के रखना है, हमारे जो लोग हैं उनको ही इस काम में लगाना है, इसका रिपेयर करना है, ये करना है। जी, एक आखिरी सवाल आपसे कि एक मिशन मोड में आप चल रहे हैं, समस्या बहुत बड़ी है, चैलेंज दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जनता से क्या अपेक्षा रखते हैं? जनता से यही अपेक्षा है कि जितना जल मिल रहा है उसका सही उपयोग करें। जो बारिश का जल है उसका आप संचयन करें और कहीं पे भी अगर आपको मौका मिलता है कि आप स्वच्छ जल के बजाय आप गंदले जल का प्रयोग कर सकते हैं तो उसको अवश्य करें। कृषि में अगर कोई बचत हो सकती है, उद्योग में अगर कोई बचत हो सकती है जल की, तो कृपया उसे करें, क्योंकि जितनी बचत होगी उसका 1% जो है आपको शुद्ध पेयजल के रूप में भी उपलब्ध होगा। एक प्रश्न और है, पानी से जुड़ी हुई कोई जानकारी किसी को लेनी हो या कोई पब्लिक अवेयरनेस की चीज़ हो, कोई सीधे आपसे संपर्क करना चाहे तो उसके लिए क्या व्यवस्था है? जी देखिए, दोनों विभागों में, जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत 2 विभाग हैं, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स और दूसरा है ये ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। दोनों की वेबसाइट है, तो इस पे काफ़ी टेक्निकल जानकारी है। इसके अलावा ईमेल भी है, फ़ोन नंबर वगैरह भी दिए हुए हैं, सहज रूप से जानकारी मिल सकती है। एक हमारा डैशबोर्ड भी है जल जीवन मिशन का, जिसके अंतर्गत आप सीधे देश से लेकर के ग्राम स्तर तक आप देख सकते हैं कि क्या क्या कार्य हो रहा है जल जीवन मिशन के अंतर्गत। इसी तरह डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स के भी अपने वेबसाइट हैं और डैशबोर्ड हैं। तो मेरा अनुरोध रहेगा सभी लोगों से कि अपने अपने गांव को पहचानने की कोशिश करें, अपनी अपनी जगह को पहचानें। आप मुझे बता रहे थे कि एक सिस्टम है जिससे आप आपके गांव में कहां तक पहुंचा है काम वो देख सकते हैं। जी, सभी लोग इसको सर्च कर सकते हैं, इसको जो जल जीवन मिशन डैशबोर्ड के नाम से, और उसमें जो डैशबोर्ड है उसमें आपको पूरा जानकारी मिलेगी। आप सबसे पहले कि भारतवर्ष 15 अगस्त में क्या स्थिति थी, अभी आज की तारीख में क्या स्थिति है, कितने स्कूल और कितने आंगनवाड़ी सेंटर में या पूरे देश में और राज्य में, गांव में ये जल की व्यवस्था कराई जा चुकी है, कितने लोग जो हैं गांव में उस कमेटी के सदस्य हैं, कौन 5 महिलाएं हैं, ये सारी जानकारी सब डैशबोर्ड में उपलब्ध है। अमित शुक्ला जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो में आए, अपने श्रोताओं को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बचाओ जल संवारो कल वार्ताओं के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी आप इस विषय पर जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार के निदेशक श्री अमित शुक्ला से ये भेंट वार्ता सुन रहे थे। आपसे भेंट कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार श्री दिनेश कांडपाल। प्रस्तुतकर्ता थे राम अवतार बैरवा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।